हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं और टॉपिक का नाम है अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन कक्षा 10 में जो हिंदी के विद्यार्थी हैं, हिंदी विषय के, उसमें टर्म 2 में आने वाला है। ये बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए जान लेते हैं कि अनुच्छेद लेखन है क्या। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इस बार हमारा जो टर्म 2 के जो विद्यार्थी हैं उन्हें राइटिंग सेक्शन में ये 4 टॉपिक्स पे काम करना है। इन 4 टॉपिक्स को ही पढ़ना है। और ये 4 टॉपिक्स कौन कौन से हैं? विज्ञापन लेखन है, अनुच्छेद लेखन है, और संदेश लेखन है, और पत्र लेखन है। इन्हीं से ही प्रश्न बनेंगे। ये आपके 5-5 नंबर के होंगे और मैंने 2 पे वीडियो बना दी है। ये मेरा तीसरा टॉपिक है पत्र लेखन पे। मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो पत्र लेखन पे होगी। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं कि अनुच्छेद लेखन है क्या। इसके कुछ ऐसे पॉइंट्स जान लेते हैं। अगर हम उन्हें फॉलो करते हैं अपने इस अनुच्छेद में तो हमें पूरे मार्क्स मिलेंगे और हमारा एक भी नंबर कटेगा नहीं। तो जान लेते हैं कि क्या है अनुच्छेद लेखन। पहले मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद लेखन निबंध का ही एक प्रारूप है, यानी कि निबंध का ही एक लघु रूप कह सकते हैं। पैराग्राफ है एक तरह से, मान लेते हैं हम। निबंध में हम बहुत सारी चीज़ों को लिखते हैं, उसकी भूमिका लिखते हैं, उसमें बहुत सारी हेडिंग डालते हैं, गुण है, अवगुण है, फिर निष्कर्ष है, बहुत सारी चीज़ें उसमें हमें लिखनी पड़ती है। वो कम से कम 200 से 300 मार्क्स का होता है। जैसा कि स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि इसमें मैंने पहले ही लिख दिया है कि अभ्यास महत्व, ये जो अभ्यास का जो महत्व है उस पर 80 से 100 शब्दों के बीच ये कुछ गलत हो गया है। ये 800 नहीं है, ये 80 ही लिखना चाह रही थी मैं, ये गलती से 800 हो गया है। चलिए कोई नहीं, इतना तो आपको पता ही है कि 80 के बाद 100 आता है, 800 के बाद 100 नहीं आता है। तो ये मेरी पहली गलती थी। चलिए मैं इसको मान लेती हूँ। अब देखिएगा, मैं 80 से 100 शब्दों के बीच में आपको बताना चाह रही थी, लेकिन ये कुछ उल्टा हो गया है। ये 800 नहीं है बच्चों, इसे आप 80 समझें। 80 से 100 शब्दों के बीच में ही अनुच्छेद होना चाहिए। ये तो हुई इसकी लेंथ के बारे में, यानी कि हम इसे कितना बड़ा लिखें। कुछ बच्चे होते हैं कि वो बड़ा करने के चक्कर में रिपीटेशन शब्दों को बार बार रिपीट करते हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना है। तो चलिए और क्या क्या बात हो सकती है, इस पर हम प्रकाश डाल लेते हैं। दूसरी बात, इसमें निष्कर्ष नहीं लिखना है हमें, ठीक है। और बहुत बड़ा भी हमें ये नहीं लिखना है, यानी कि हमें बस 80 से 100 शब्दों के बीच में ही लिखना है। 2-4 शब्द ऊपर नीचे हो जाए तो चलेगा। अब क्या है, हमें सबसे बड़ी बात है ये कि इसकी जो भाषा है वो बहुत ही सरल होनी चाहिए, यानी कि जो पढ़ने वाला है वो देखे कि आपने क्या लिखा है तो उस पे भी आपको ध्यान देना है। यानी कि जो भाषा है बहुत ही इजी होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए। सरल से मतलब, और स्पष्ट का मतलब है कि वो क्लीन, नीट एंड क्लीन दिखना चाहिए, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। 1-2 पॉइंट पे और देखते हैं कि 1-2 पॉइंट और क्या हो सकते हैं। अब एक महत्वपूर्ण पॉइंट और है जो मैं आपको बताना चाहूँगी, वो है कि किसी भी विषय को संक्षिप्त एवं प्रभावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करने की कला को ही अनुच्छेद कहते हैं। ये मैंने आपको एक बुक की भाषा बताई थी। अब आगे बढ़ते हैं कि अनुच्छेद में टॉपिक कैसा होना चाहिए और उसे कितना लिखना चाहिए। मैंने स्वयं एक तैयार करा है, हालांकि राइटिंग मेरी ज़्यादा बढ़िया नहीं है और एक गलती भी इसमें हो गई है, तो आप इस पे ध्यान ना दें, ठीक है। तो चलिए आप देखते हैं कि ये है क्या। ऊपर हमने सेंटर में लिखा है अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन को मैंने अंडरलाइन किया, आप इसे स्केल से अंडरलाइन कर सकते हैं। थोड़ा राइटिंग, क्योंकि ब्लैंक पेज है, ब्लैंक पेज पे मेरी राइटिंग सीधी नहीं आती है, तो आप सीधा सीधा लिखें, सुंदर लिखें, ठीक है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बहुत सुंदर लिखेंगे। और ये 800 नहीं है, ये 80 है। 80 से 100 शब्दों के बीच ही अनुच्छेद होता है, तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि यदि अभ्यास, ये मैंने एक टॉपिक जो लिया है,
टॉपिक का नाम है अभ्यास। अभ्यास का महत्व, यानी कि अभ्यास का क्या महत्व होता है, यही मुझे विद्यार्थियों को समझाना है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि अभ्यास पे अगर आपको ये टॉपिक मिल जाता है एग्ज़ाम्स में तो आप कैसे लिखेंगे, या फिर इससे रिलेटेड आप कुछ और भी कैसे लिख सकते हैं। लगभग विषय वस्तु एक जैसी ही रहने वाली है, ठीक है। तो चलिए हम अनुच्छेद को शुरुआत करते हैं और मैं इसे पढ़ूंगी और साथ में इसको आपको समझाने का भी प्रयास करूंगी। मैंने लिखा है कि यदि अभ्यास निरंतर किया जाए तो असाध्य को भी साधा जा सकता है, यानी कि जो संभव नहीं है उसे भी हम क्या अभ्यास के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर ने सभी मनुष्यों को बुद्धि दी है। अब यहाँ कह रहा है कि देखिए ईश्वर ने सभी मनुष्यों को बुद्धि दी है। ऐसा तो नहीं है ना कि मेरे पास बुद्धि है, आप लोगों के पास बुद्धि नहीं, आपके पास हो सकता है मेरे से भी ज़्यादा बुद्धि हो, तो डोंट माइंड, ठीक है। उस बुद्धि का हम इस्तेमाल तथा अभ्यास करके मनुष्य कुछ भी सीख सकता है। अब ये पैराग्राफ में कहना चाह रहा है कि उस बुद्धि का आदमी अगर इस्तेमाल करे तो उस इस्तेमाल करके और अभ्यास के द्वारा वो कुछ भी सीख सकता है। अगर बार बार अभ्यास करा जाए किसी भी चीज़ का तो हमें वो बहुत ईजी लगने लगती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और लिखा है कि मनुष्य कुछ भी सीख सकता है। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल दूं, उदाहरण दूं, तो मैंने एक उदाहरण इसमें लिया है अर्जुन तथा एकलव्य का। जो एकलव्य थे और अर्जुन, आपने कहानी सुनी होगी, बहुत प्रसिद्ध और फेमस कहानी है। तो वो मैंने एग्जाम्पल लिया है कि अर्जुन तथा एकलव्य ने निरंतर, लगातार, निरंतर कहते हैं लगातार अभ्यास करके धनुर्विद्या में निपुणता प्राप्त की थी, ठीक है। यानी कि ये एक ऐसे फेमस, प्रसिद्ध जो हैं व्यक्ति हैं जो इन्होंने निरंतर अभ्यास से जो है अपनी जो धनुर्विद्या थी उसमें इन्होंने निपुणता प्राप्त की है, यानी कि पूर्ण रूप से उसमें ये सफल हुए हैं। अब आगे क्या है, इन्हीं पर एक प्रसिद्ध कहावत बनी है। आप देखिएगा इसमें क्या कर सकते हैं आप, कुछ अगर अपने अनुच्छेद किस तरह का है उसमें वैसे ही कुछ हम जो है लोकोक्ति वगैरह डाल सकते हैं, मुहावरे डाल सकते हैं, कहावतें डाल सकते हैं। जैसे एक मैंने भी ली है एग्ज़ाम्पल के तौर पे, मैंने देखिएगा उदाहरण के तौर पे लिखा है और इसे मैंने लाल कलर से लिखा है। मैंने लिखा है कि करत करत अभ्यास से या अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। कह रहा है इसका जो मतलब, इसकी जो मैंने अभी अगर आपको इसका भावार्थ बताऊं तो इसका भावार्थ मैंने नीचे भी लिखा है कि यानी जिस प्रकार रस्सी की रगड़ से कठोर पत्थर पर भी निशान बन सकते हैं या बन जाते हैं, उसी प्रकार मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान बन सकता है। कैसे? अभ्यास के द्वारा। अगर हम बार बार किसी चीज़ का अभ्यास करते हैं, रिपीटेशन, तो हमारा जो है ज्ञान धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। निरंतर क्या है, लेकिन निरंतर हमें अभ्यास करते रहना है। हमें किसी भी प्रकार परिस्थितियाँ कैसी भी रहें, हमें डटकर वहीं पर अपना जो है निरंतर लगे रहना है। जो हमारा उद्देश्य है जब तक वो प्राप्त न हो जाए। ठीक है बच्चों, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। तो उन्हें कोई भी विषय कठिन नहीं लगेगा। अब इसमें कह रहा है कि यदि विद्यार्थी प्रत्येक विषय का निरंतर अभ्यास करे, लगातार अभ्यास करे प्रत्येक विषय का, उन्हें कोई भी विषय कठिन नहीं लगेगा। तो फिर उन्हें कोई भी विषय क्या है, कठिन नहीं लगेगा। वो बहुत मन से उसे धीरे धीरे सीखते चले जाएंगे और उसमें पारंगत हो जाएंगे। तो इतनी बात समझ आई होगी। आगे मैंने एक लाइन और लिखी है, और वे सरलता से
बहुत ही सरलता से उस विषय में कुशलता प्राप्त कर सकते हैं या प्राप्त कर लेंगे। हम कुछ भी कह सकते हैं। जब हम किसी भी काम में बार बार उसे कर कर के देखते हैं, गलतियां होती हैं। अब देखिए, मेरे से भी गलतियां हो गई। गलती होना स्वाभाविक है। कहते हैं कि गलतियां निकम्मों से नहीं होती, जो काम नहीं करते, लेकिन जो मेहनती होते हैं, जो काम करते हैं, उनसे गलतियां हो जाती हैं। मेरे से भी हो गई है। तो आप, मुझे पता है कि वहाँ स्टार्टिंग में ही गलती नज़र आ रही होगी और आप कहेंगे कि मैडम ने लिखा क्या है। लेकिन खैर, गलती होना स्वाभाविक है, मैंने बता दी है और मैंने एक्सेप्ट भी किया है कि भाई ये गलती ही हुई है। और गलती कहाँ हुई है? गलती हुई है कि वो 100 मतलब 80 से 100 के बीच है, 80 से 100 शब्दों के बीच में हमें ये जो है अनुच्छेद लिखना है, और वो मैंने 800 कर दिया है। वो 800 नहीं है बच्चों, उसे आप ध्यानपूर्वक समझ लें। ठीक है, मैंने ये अनुच्छेद जो है अपनी हैंडराइटिंग में लिखा है। मेरी हैंडराइटिंग इतनी बढ़िया नहीं है, मैंने स्टार्टिंग में भी कह दिया है। वॉइस में भी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए एक अच्छे से प्रयास किया है कि मैं अच्छे से आपको समझा सकूं, बता सकूं। और आपकी बोर्ड परीक्षा में मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। तो पढ़ते रहें से आप पढ़ें, ध्यान से देखें, और भी 1-2 अनुच्छेद का अभ्यास करें, 2-4 का अपनी नोटबुक में नोट डाउन करें और पढ़ते रहें, निरंतर अभ्यास करते रहें। थैंक यू बच्चों, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। गुड बाय बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।